जय हिंद दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 9 और आप सभी को पता है कि साइंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, व्यापम के टीईटी या कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, सब जगह आपके साइंस के प्रश्न आते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो एंड तक ज़रूर देखते रहें। आज हम बेस्ट एमसीक्यू देखेंगे, जिसकी आज हम क्लास नंबर 9 कर रहे हैं और डेली क्लास रहती है दोस्तों। 8 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ चुका है, वास्तविक वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ बनता है भाई, कौन से दर्पण में बनता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में। वास्तविक वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। ठीक है, देखिए समतल दर्पण से संबंधित मैं आपको बता दूं। देखिए वास्तविक वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब बनता है जो समतल दर्पण में बनता है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट रखा होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, अगर ये आपका समतल दर्पण है, इससे और आपके बीच की दूरी 2 मीटर है, तो आपसे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कितना मीटर दूर होगा? तो ये आपका हो जाएगा 4 मीटर दूर। यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस 2 मीटर होगा। मतलब कि जो आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या फिर आप खड़े हुए हैं, उससे उसकी दूरी, दर्पण की दूरी अगर 2 मीटर है तो आपकी इमेज की दूरी 2 मीटर पीछे ही बनेगी। तो इसका मतलब आपसे और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हो जाएगी टोटल 4 मीटर। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो जहाँ पर अवतल दर्पण आ गया है, समतल दर्पण आ गया, तो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, प्रकृति कैसी होती है, सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए उल्टा, सी सीधा और सीधा और उल्टा, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही रहेगा, उल्टा। उल्टा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सी वस्तु से, कौन से दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, बाकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, प्रकाश का थोड़ा सा नियम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा मिरर है, ये हमारा कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम पीछे की तरफ से पॉलिश जरूर करके रखेंगे, तभी हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम समझ पाएंगे। अगर इसको हमने पॉलिश नहीं किया है तो, या फिर कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो गया, आप हो गए, आपके सामने कोई कुर्सी रखी है, कोई टेबल रखा है, तो सभी पीछे से एक तरह से पॉलिश तो नहीं है लेकिन ओपेक है। हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, किसी वस्तु को, तो हमारी आँखों में जैसे सूर्य से रोशनी आई और वो किसी वस्तु में टकरा कर हमारी आँखों में वापस आ जाती है, तो इसको भी परावर्तन बोलते हैं। इसी कारण से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, उस पर चारों तरफ से रोशनी आती है, अलग अलग एंगल पर आएंगी, अलग अलग एंगल से टकराती है और हमारी आँखों की रेटिना पर पहुँचेंगी और लेंस के द्वारा रेटिना पे पहुंचेगी और वहाँ पर इमेज बन जाती है रेटिना में। तो हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंच जाता है और हमें पता चल जाता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट ऐसा है। हमारे सामने कोई कुर्सी रखी हुई है, ऐसी रखी हुई है कुर्सी, तो उस पर चारों तरफ से रोशनी आती है। तो चलिए, वो एक खैर अलग बात है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर परावर्तन के नियम बता रहा हूँ। उसके लिए ऑब्जेक्ट को एक तरफ से पॉलिश होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो ये अपवर्तन का हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। रोशनी एक तरफ से आएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी, अगर ये पॉलिश नहीं है तो। इसको एक तरफ से पॉलिश होना चाहिए, ज़रूरी है। अब हम नियम की तरफ बात करते हैं। तो क्या होता है, कोई भी आपतित किरण या इंसिडेंस रे एक माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है। एक माध्यम से आई, उसी माध्यम में वापस चली गई। मतलब कोई भी आपतित किरण आई और किसी भी एक पॉइंट पर टकराती है, एक पॉइंट पर टकराने के बाद, इंसिडेंस स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में वापस चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, पहली बात। अब इसके नियम ये होते हैं कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण, मतलब इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे या आपतित किरण और परावर्तित किरण आकर
एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक करती हैं, और आपकी ये नॉर्मल, हम बीच से एक नॉर्मल बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं लंबवत, एक रेखा बना देते हैं जो कि आपकी इमेजिनरी होती है, असल में दिखती नहीं है, हम इसको बना देते हैं। तो इसका मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंबवत की जो पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं, एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। मतलब इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, इसको बोल, यहाँ पर सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। आपतित किरणें, परावर्तित किरण और आपकी नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन का एक नियम। और एक रिफ्लेक्शन का एक दूसरा नियम होता है कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणें द्वारा बनाया गया कोण समान होता है। देख लीजिए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। और ये कोण किसके माध्यम से बनाता है? नॉर्मल की तरफ से बनाता है, नॉर्मल से इस तरफ बनाता है। ठीक है, इस तरफ हमेशा, जैसे कि रिफ्लेक्टेड का बनाएंगे नॉर्मल से इस तरफ, तो नॉर्मल से इंसिडेंस रे की तरफ जो बनने वाला कोण है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या आपका परावर्तित कोण। ठीक है, तो आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये भी एक इसका नियम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा नियम इसका ये है कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट, सभी एक ही पॉइंट पर आके रुकते हैं, लाई करते हैं। और इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, और एक चीज़ और आप याद रखें रिफ्लेक्शन में, कि रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में ही रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे रहेंगी वो सेम मीडियम में रहेंगी, मतलब एक ही माध्यम में सारे काम होंगे। तो ये कुछ बेसिक्स था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं भाई, परावर्तन के प्रकाश के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार। चलिए, इसके साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी बता दोस्तों, परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर, कि आज ही आप लोग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा ऐप में आप लोगों के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं और बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी, चाहे वो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, और आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर या ग्रुप डी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या पटवारी की, या स्टेट पुलिस अपने एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए लाया एक शानदार मौका, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है परीक्षा ऐप में। और एग्जैक्टली जैसी आपकी परीक्षा में पेपर बनता है वैसा ही पेपर रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगी, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। तो आज ही परीक्षा ऐप आप लोग सभी लोग स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जब भी आप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे तो आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है SICAN, यहाँ पर आपको मिलेगा 40% का डिस्काउंट। तो भूलना नहीं है, ये ज़रूर करना है आपको, नहीं तो आपको 40% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चाहे आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको परीक्षा ऐप में टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी और 40% आपको ऑफ मिलेगा, 40% से डिस्काउंट मिलेगा। देख लीजिए, इनका जो टेस्ट रहेगा वो लगभग 276 के अराउंड रहता है ये टेस्ट सीरीज़, और आपको ये 150 के आसपास पड़ जाती है, 168 की ये टेस्ट सीरीज़ पड़ जाती है। तो आज ही MP पुलिस कांस्टेबल और जेल प्रहरी की तैयारी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ, किसी भी अन्य इधर उधर वाली आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या पे करेंगे, आपको बहुत सारे ऐसी जगह भी लोग बोलेंगे अरे यार 2020 में लास्ट वैकेंसी और इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, आप हमारी सीरीज़ परचेज़ कर लो। तो ऐसी जगह आप लोग परचेज़ करेंगे कुछ भी। और तो यहाँ पर देखिए, एक रेपुटेटेड परीक्षा ऐप का आपने नाम ऑलरेडी सुना होगा, बहुत ही समय से काम कर रहा है यहाँ पर, एक बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स और टॉप एजुकेटरों द्वारा यहाँ पर जो है तैयार किया जाता है आपका टेस्ट भाई परीक्षा ऐप में। तो आज ही आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारा रेफरल कोड SICAN40 का इस्तेमाल करिए, तब आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा और 150 के आसपास आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। देखिए, बहुत ही सस्ता है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप लोगों को कोई इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है आप लोगों के लिए। तो आज ही खरीदें, परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज़ खरीदिए। चलिए, तो यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब सदा होता है, तो यहाँ पर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, सीधा एवं आभासीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आँख में प्रकाश प्रवेश करने पर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है।
तो यहाँ पर नियंत्रण करता है, परितारिका नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, तो सूर्य का गोला कैसा दिखता है? तो ये दिखता है चपटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा आपका 8th का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण होता है। तो दर्पण कैसा होता है? 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, रियल नहीं होता, आपके सामने नहीं दिखता, वो मतलब पीछे बना होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। तो प्रयुक्त नहीं किया जा सकता या प्रयोग नहीं किया जा सकता लेंस बनाते समय। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 12th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, याद रखना है आपको। कैसे होती है, क्यों होती है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल वाली क्लास में सब कुछ समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? यहाँ पर 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर, डी, डायोप्टर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन। अब दोस्तों हम थोड़ा सा अपवर्तन भी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, अगर आपकी पानी की बाल्टी भरी हुई है, वो भरी तो यहाँ तक है, लेकिन नीचे का जो इसका बेस होता है ये थोड़ा सा उठा हुआ ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है कि पानी का जो बेस है ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है, पानी की बाल्टी जो है इसकी गहराई जो है कम दिखने लगती है। इसका कारण होता है अपवर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में फ़र्क क्या होता है? देखिए, परावर्तन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपवर्तन में आपको बताऊँगा। उससे पहले आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पानी की बाल्टी भरी हुई और यहाँ पर आपने एक पेंसिल डाली हुई है, तो ये पेंसिल हल्की सी मुड़ी हुई दिखेगी। या आपने कोई सा भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी रॉड डाला हुआ, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप लोग बाल्टी में गर्म करने वाला पानी, गर्म करने वाली रॉड डालते हैं ना, तो पानी तो आपने भरा हुआ, हल्की से आपको रॉड कभी कभी मुड़ी हुई दिखेगी। उसका कारण होता है अपवर्तन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंदर पानी का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी किरण एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जा रही होती हैं तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ये अपवर्तन का कारण होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जिसको हमने बोला पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। हो सकता है हवा से पानी में जा रही हों किरणें, या आपकी पानी से हवा में जा रही हों किरणें, या हवा से या फिर नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर से किसी कांच के अंदर घुस रही हों, जैसे कि प्रिज्म हो गया, और आपकी जो एक फाइबर ग्लास होते हैं, फाइबर ग्लास कांच के बने होते हैं, फाइबर होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा लाइट, वहाँ भी लाइट ट्रैवल करती हैं। तो लाइट ट्रैवल कर रही होती हैं किसी भी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो इसको अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर होती है कि डिपेंड करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जब किरणें जाती हैं तो यहाँ पर किरण जो है उतने ही एंगल के साथ दूसरे माध्यम में नहीं मुड़ती। यहाँ पर कुछ एंगल कम कर लेती हैं, कुछ एंगल कम हो सकता है, कुछ एंगल ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है आपका। अगर आपके माध्यम का घनत्व ज़्यादा है, अगर यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, तो आने वाली किरणें, जो आपतित किरणें हैं, वो नॉर्मल, एक हम नॉर्मल बीच में बनाते हैं ना, नॉर्मल यहाँ भी बनेगा। इसके भी नियम्स होते हैं। अभी मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो अपवर्तन के अभी नियम नहीं समझाऊंगा आपको मैं, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये इसका घनत्व ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, इसका घनत्व ज़्यादा है, तो आने वाली किरण भाई यहाँ से तो आसानी से आ गई, लेकिन जैसे ही पानी में घुसी तो ये इसको जाना तो इतना सीधे था। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री से अगर ये आया तो इसको बाहर जाने के बाद इसको 30 डिग्री से जाना चाहिए था, लेकिन 30 डिग्री से बाहर नहीं निकली, ये अंदर की तरफ मुड़ गई है थोड़ी सी। अब इसने बनाया 28 डिग्री कोण। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घनत्व के कारण हुआ।
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब अपवर्तन होगा और दूसरे मीडियम का घनत्व ज़्यादा है तो यहाँ पर किरणें जो है नॉर्मल की तरफ बढ़ेंगी और कम कोण बनाएगी। ठीक है, वही पानी में होता है। जब हवा से किरणें पानी के अंदर आती हैं तो पानी का घनत्व ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। इस वजह से आपको उस पर पड़ी हुई रॉड मुड़ी हुई दिखती है और आपको नीचे का बेस उठा हुआ ऊपर की तरफ दिखता है, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। और अगर हम बात करें पानी से कोई किरण बाहर की तरफ जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका बढ़ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे आपने TIR पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR sin I अपॉन sin R पढ़ा होगा, है ना। स्नेल्स का नियम पढ़ा होगा आपने, स्नेल्स का नियम पढ़ा है ना आपने, जिसमें क्या बोलते हैं sin I अपॉन sin R, sin R अपन आपने पढ़ा होगा। तब हम ये आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे कैसे सारी चीज़ें काम करते हैं। अभी आपको आई होप इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। तो ये कारण से होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के भी नियम होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। हालांकि क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? वही आगे बात, इसका कारण क्या होता है? अपवर्तन ही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट है। अभी मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि आगे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेन करता, अपवर्तन होता है उसका कारण, समझ गए ना। और ये अपवर्तन में टेढ़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका माध्यम में घनत्व कैसा है। अगर मैं भाई यहाँ पर एक हवा से पानी में किरण डाल रहा हूँ तो हो सकता है आने वाली किरणें जो रहेंगी, इंसिडेंस रे रहेगी, वो कम रिफ्लेक्ट होंगी। अगर मैंने मतलब ज़्यादा कोण अभी बना कर रखेंगे 28 डिग्री, अगर वही मैंने हवा से कांच के अंदर लाइट डाली तो हो सकता है भाई 28 की जगह 25 डिग्री बनाए, इसका माध्यम में ज़्यादा घनत्व है। तो ये चीज़ें डिपेंड करेंगी घनत्व के ऊपर। और हमेशा इंसिडेंस रे रिफ्रैक्टेड रे बराबर नहीं होती, रिफ्रैक्शन के केस में, अपवर्तन के केस में, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में बराबर होती हैं। ये आपको याद रखना है। और धीरे धीरे जैसे हम इसके एंगल बढ़ाते कम करते जाते हैं तो यहाँ पर जो आपकी जाने वाली किरणें होती है, अगर माध्यम एक है तो फिर कंडीशन अलग होगी, माध्यम अलग है तो कंडीशन अलग होगी। ठीक है, माध्यम पर डिपेंड करेगा। एक ही प्रकार का माध्यम है तो क्या कंडीशन होंगी, अलग अलग माध्यम क्या है, सारी चीज़ें हम आगे समझ लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना कि दोस्तों परीक्षा ऐप में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। और आप जैसा आपकी परीक्षा आती है, जेल प्रहरी, कांस्टेबल, रेलवे, MPPSC, कोई सी भी परीक्षा आती है, सबके लिए आपकी बहुत ज़रूरी है। पटवारी की परीक्षा हो गई, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसी आपकी परीक्षा वैसे टेस्ट सीरीज़, तो आज ही आप इसकी टेस्ट सीरीज़ खरीद लें। 150 के आसपास पड़ता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आज ही खरीदें, परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज़ खरीदें। 150 के अराउंड पड़ेगा और आपको हमारा कोड यूज़ करेंगे तभी आपको 150 के आसपास पड़ेगी। आपको हमारा कोड यूज़ करना है SICAN40, तभी ये आपको 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। नहीं तो आपको 300 के आसपास जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको 150 के आसपास अगर सस्ता पड़ रहा है तो भाई आधा अमाउंट डायरेक्टली आपको 40% डिस्काउंट मिल जाता है। तो आज ही परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको हमारा कोड यूज़ करना है SICAN40। और आपको मैं बता दूं, इस कोड में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों जब भी आप परचेज़ करने जाएँ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है परचेज़ करने में, ख़रीदने में, पेमेंट करने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएंगे कि सर दिक्कत हो रही है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9522924055। तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा कैसे आपको ये परीक्षा ऐप लेनी है। कल 2-3 स्टूडेंट्स को मैंने बताया है कि कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने कर चुके हैं उस प्रोसेस को तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। कल 2-3 स्टूडेंट्स ने इसको परचेज़ किया है 9522924055। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके मुझसे एक बार डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। आज ही खरीदें, अपनी तैयारी को बेहतर करें, परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।